मैंने प्रशिक्षण मैदान में शू संशी को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जरा भी नाराज नहीं हुआ। उसने तुरंत कहा कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मैंने शांत स्वर में कहा, दोस्ती करनी है तो मना भी नहीं करूंगा, लेकिन पहले श्वेनवू डिवाइन पिल या श्वेनवू स्टोन टैबलेट को मिलने का तोहफा बनाकर लाओ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। वो आंखें फाड़कर बोला, स्टोन टैबलेट? तुम सीधे लूट क्यों नहीं लेते? मैंने उसके दर्द भरे चेहरे की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान मेरे होंठों पर आ गई। मैं मुड़कर वहां से जाने ही वाला था कि अचानक कुछ याद आया। मैंने कदम रोक लिए और उसकी ओर देखकर कहा, वैसे अगर तुम सच में दोस्त बनना चाहते हो तो ये पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं है। मेरी बात सुनते ही शू संशी के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। मैंने शांत स्वर में कहा, इतनी बात तो समझते ही होगे, अगर दोस्ती करनी है तो खाली हाथ नहीं आया जाता। तुरंत मेरी बात समझ गया। उसके चेहरे पर फिर से वही शरारती मुस्कान लौट आई। वो मेरे पास आकर बोला, समझ गया, समझ गया। दोस्ती में भला कोई खाली हाथ आता है? बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं सब तुम्हारे लिए ले आऊंगा। मैं तो इसी बात का इंतजार कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, सुना है तुम शुआनमिंग क्लैन के सीधे उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे क्लैन की शुआन वाटर पिल और शुआनवू डिवाइन पिल काफी मशहूर है। मैंने आज तक उन्हें चखा नहीं है, सोचा इस बार उनका स्वाद भी चख लूं। मेरी बात सुनते ही शू संशी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो वहीं का वहीं जम गया, आंखें फाड़कर मेरी ओर देखने लगा। फिर जोर से बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि शुआन वाटर पिल और शुआनवू डिवाइन पिल सड़क पर मिलने वाली टॉफियां हैं? मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सुनते ही शू संशी ने राहत की लंबी सांस ली कि मैं फिर बोला, इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए, बस 10 शुआनवू डिवाइन पिल्स दे देना। उसका चेहरा फिर से उतर गया। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, 10? तुम जानते भी हो कि शुआनवू डिवाइन पिल किस दर्जे की दवा है। वो हमारे शुआनमिंग क्लैन की सबसे कीमती ट्रेजर पिल है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 2 गोलियां दे सकता हूं, इससे ज्यादा सच में मेरे पास नहीं है। मैंने कुछ पल चुपचाप सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, 2 गोलियां? इतनी कम? उससे तो ठीक से स्वाद भी नहीं आएगा। शू संशी ने दांत भींच लिए। आखिरकार उसने भारी मन से कहा, 2 ही मेरी आखिरी सीमा है। ये दोनों गोलियां भी मेरे निजी संग्रह का आधे से ज्यादा हिस्सा है। अगर तुम फिर भी तैयार नहीं हो तो ये दोस्ती यहीं खत्म समझो। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कोई अपना ही मांस काट कर दे रहा हो। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा, समझ गया कि वो सचमुच अपनी आखिरी सीमा तक आ चुका है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, ठीक है 2 गोलियां ही सही। सौदा तय होते ही शू संशी के दिल में जोर का दर्द उठा। उसने दांत भींच लिए, लेकिन आखिरकार वो कड़वी मुस्कान के साथ मान गया। तुम्हारा दिल, तुम्हारे मार्शल सोल जितना ही काला है। उसी समय डीन के कार्यालय में यान शाओजे मेरे बारे में मौजूद सारी जानकारी ध्यान से देख रहे थे। टेबल के सामने खड़े दू वाइलू ने सम्मानपूर्वक कहा, डीन यान, अब ये पूरी तरह तय हो चुका है कि जाओ शू की सोल पावर लेवल 46 है। उसके पास 1000 ईयर सेकंड सोल रिंग और 10,000 ईयर फोर्थ सोल रिंग भी है। आप उसके बारे में क्या निर्णय लेने वाले हैं? यान शाओजे ने धीरे से फाइल बंद कर दी। कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, जाओ शू सचमुच एक दुर्लभ प्रतिभा है। दू वाइलू ने सिर हिलाया, फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, डीन, अगर जाओ शू को यूं ही बढ़ने दिया गया तो क्या वो भविष्य में सोल मास्टर टूर्नामेंट में श्रेक एकेडमी के लिए खतरा नहीं बन जाएगा? यान शाओजे हल्के से मुस्कुराए, फिर शांत स्वर में बोले, वाइलू, तुम श्रेक एकेडमी के असली प्रतिभाशाली छात्रों को बहुत कम आंक रहे हो। मान लो अगले टूर्नामेंट तक जाओ शू लेवल 50 सोल किंग भी बन जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? डू वाइलून को तुरंत बात समझ आ गई। उसने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, डीन, आपकी बात बिल्कुल सही है। डू वाइलून ने फिर धीरे से पूछा, तो क्या हमें जाओ शू की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए? यान शाओजे कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, नहीं, उस पर नजर रखना अभी भी जरूरी है। दू वाइलू ने बिना झिझक सिर हिलाया, जी डीन। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, कार्यालय का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक अस्त व्यस्त कपड़े पहने बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसके हाथ में आधा खाया हुआ चिकन लेग था। चलते चलते भी वो आराम से उसे खा रहा था। उसे देखते ही यान शाओजे और दू वाइलून तुरंत सम्मान से खड़े हो गए। ग्रीटिंग्स एल्डर शुआन। शुआन जी ने लापरवाही से हाथ हिलाया। उसकी बेफिक्र चाल ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। यान शाओजे ने आश्चर्य से पूछा, एल्डर शुआन, अभी आपने जो कहा उसका क्या मतलब था? शुआन जी ने चिकन का एक और टुकड़ा खाया, फिर बेपरवाही से बोला, सिर्फ एक छोटे लड़के की ताकत जानने के लिए इतनी योजना बनाने की क्या जरूरत है? मैं खुद जाकर उससे 2 हाथ कर लूंगा और उसी समय उसकी सारी असली ताकत समझ जाऊंगा। यान शाओजे ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर सावधानी से बोला, एल्डर शुआ, क्या ये ठीक रहेगा? आखिर आप लेवल 98 सुपर डूलियो हैं और जू शू सिर्फ 14 साल का लेवल 46 सोल एंसेस्टर है। शुआन जी ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने शराब की एक लंबी घूंट भरी, फिर हंसते हुए बोला, शाओजे, तुम गलत समझ रहे हो। मैं उसे परेशान करने नहीं जा रहा। मैं तो बस एक बड़े के नाते उसे थोड़ा मार्गदर्शन दूंगा और साथ ही उसकी असली क्षमता भी देख लूंगा। ये सुनते ही यान शाओजे की आंखें चमक उठी। वो तुरंत मुस्कुराया, कमाल है एल्डर शुआन, इस तरह बाहर वालों को भी कोई शिकायत नहीं होगी। पास खड़े दू वाइलून ने भी तुरंत सम्मान से झुककर कहा, एल्डर शुआन की दूरदर्शिता सचमुच अद्भुत है। शुआन जी मुस्कुराया, चिकन लेग का आखिरी कौर खाया, ठीक है, कुछ दिनों में मैं खुद उस जाओशू से मिलकर आता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद मैं नए छात्रों की कक्षा की ओर जा रहा था। निंग टियान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ मिल गए, चलो साथ में डाइनिंग हॉल चलते हैं। मैंने मना नहीं किया। हम तीनों साथ साथ भोजनालय की ओर चल पड़े। खाना लेने के बाद हम एक खाली मेज पर बैठ गए। मैंने हाथ बढ़ाकर कुछ सामान उनकी ओर रख दिया, फिर शांत स्वर में कहा, ये वही चीजें हैं जिनका मैंने पहले वादा किया था। मेरी सारी खेती कल्टीवेशन का खर्च 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन उठाएगा।
वुफेंग ने एक नजर मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप खाना खाती रही। निंग टियान ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जल्द ही सूरज पूरी तरह ढल गया। श्रेक सिटी की सड़कों के दोनों ओर दीपक जगमगाने लगे। हम एकेडमी से बाहर निकले और सीधे ट्रेजर पैविलियन की ओर चल पड़े। निंग टियान के विशेष निमंत्रण की वजह से हम आसानी से अंदर प्रवेश कर गए। अंदर हर तरफ चमकते खजाने सजे हुए थे, दुर्लभ धातुएं, कीमती सोल टूल्स, यहां तक कि क्रिस्टल डिस्प्ले केसेस में रखी सोल बोन्स भी सुव्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित थीं। इसी बीच ट्रेजर पैविलियन की सबसे ऊपरी मंजिल के एक निजी कक्ष में शुआनजी खिड़की के पास बैठा शराब पी रहा था। उसकी धुंधली आंखें सीधे मुझ पर टिकी हुई थीं। वो बुदबुदाया, सिर्फ 14 साल की उम्र और लेवल 46 सोल एंसेस्टर। इतना कहकर उसने फिर एक चिकन लेग निकालकर खाना शुरू कर दिया। निंग टियान रास्ते भर मुझे अलग अलग खजानों के बारे में बताती रही। कुछ ही देर बाद हम एक विशेष प्रदर्शनी कक्ष में पहुंचे। अचानक मेरी नजर एक सूखी, फटी हुई और काली पड़ चुकी गोल्डन गम पर जाकर टिक गई। उसके पास लगे टैग पर लिखा था 1000 ईयर गोल्डन गम, स्थिति खराब, औषधीय प्रभाव लगभग समाप्त, कीमत 6000 गोल्ड सोल कॉइन्स। आसपास से गुजरने वाले कई छात्र सिर्फ एक नजर डालते और तिरस्कार से आगे बढ़ जाते। उनकी नजर में ये सिर्फ एक बेकार और खराब हो चुकी औषधि थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि यह वास्तव में 10,000 ईयर गोल्डन गम थी। समुद्र की गहराई के अत्यधिक दबाव और वर्षों तक बंद रहने की वजह से उसकी बाहरी परत पूरी तरह सख्त हो गई थी। मैंने बिना झिझक कहा, ये गोल्डन गम मुझे चाहिए। निंग टियान ने हैरानी से मेरी ओर देखा। वो बोली, ये तो खराब हो चुका सामान है, इसे खरीदने का कोई फायदा नहीं है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस शांत स्वर में कहा, मुझे इसकी जरूरत है, ये देखकर कि मैं मजाक नहीं कर रहा। निंग टियान ने बिना कोई सवाल किए तुरंत भुगतान कर दिया। मैंने गोल्डन गम वाला लकड़ी का डिब्बा उठाया और आराम से उसे अपने स्टोरेज सोल टूल में रख लिया। उसके बाद हम तीनों ट्रेजर पैविलियन के अंदर आगे घूमते रहे। पूरे अंदरूनी हिस्से का चक्कर लगाने के बाद हमने अपना सारा सामान समेटा और ट्रेजर पैविलियन से बाहर निकल आए। इस समय तक रात पूरी तरह छा चुकी थी। श्रेक सिटी की सड़कों पर रोशनी जगमगा रही थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक चारों तरफ का माहौल बदल गया। जो ठंडी हवा अभी तक चल रही थी वो एकदम थम गई। पूरी सड़क पर एक भयानक और अदृश्य दबाव छा गया। कोई विस्फोट नहीं हुआ, नहीं सोल पावर की कोई तेज लहर उठी। हमारे सामने सड़क के बीचों बीच अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, कमर पर एक पुरानी शराब की बोतल लटक रही थी, होठों पर अब भी चिकन का तेल लगा हुआ था। वो बेहद साधारण दिख रहा था, लेकिन कुछ क्षण बाद उसकी भारी आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। छोटे लड़के, लगता है ट्रेजर पैविलियन घूमकर लौट आए हो। निंग टियान और वू फेंग के दिल में डर की लहर दौड़ गई। वे दोनों अभी केवल 12 साल की थीं। इतने भयानक दबाव का उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। और एक कदम आगे बढ़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सीनियर, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो कृपया हमें क्षमा करें। मैं 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन की यंग मिस्ट्रेस निंग टियान हूं और ये जू शू मेरा रक्षक है। यदि सीनियर इन्हें कष्ट देना चाहते हैं तो कृपया 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन का सम्मान रखते हुए आज की बात यहीं समाप्त कर दीजिए। उसकी मुद्रा पूरी तरह संयमित थी। उसकी आवाज में 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन की यंग मिस्ट्रेस होने का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। लेकिन उसकी बात सुनकर शुआनजी बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी हंसी में पूरे सोल मास्टर वर्ल्ड को ऊपर से देखने वाला आत्मविश्वास साफ महसूस हो रहा था। शुआनजी हल्के से मुस्कुराया और बोला, छोटी लड़की, 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन की इज्जत सिर्फ तुम्हारे जैसा छोटा सा यंग मिस्ट्रेस यहां खड़ा है। अगर तुम्हारे पिता भी खुद यहां आ जाएं तो भी मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सुनते ही निंग टियान का चेहरा बदल गया। शुआनजी ने फिर मेरी ओर देखा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो गंभीर स्वर में बोला, आज मैं तुम्हारा रास्ता रोकने नहीं आया हूं, न ही तुम्हें परेशान करने। मैंने सिर्फ इतना सुना है कि श्रेक एकेडमी में एक 14 साल का लड़का आया है जो लेवल 46 सोल एंसेस्टर है, जिसके पास 1000 ईयर सेकंड सोल रिंग और 10,000 ईयर फोर्थ सोल रिंग है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं देखा, इसलिए मैं खुद तुम्हें थोड़ा मार्गदर्शन देना चाहता हूं। इसे अपना सौभाग्य समझो। मैं बेबस होकर मुस्कुराया। मैंने विनम्र स्वर में कहा, सीनियर, सच कहूं तो मुझे इस सौभाग्य की जरूरत नहीं है। शुआनजी जोर से हंस पड़ा, फिर बोला, ये तुम्हारे चाहने या न चाहने की बात नहीं है। इतना कहते ही उसने बिना किसी चेतावनी के सीधे मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। मैंने पहले निंग टियान और वू फेंग को सोल पावर से सुरक्षित दूरी पर भेज दिया। इसके बाद बिना एक पल गंवाए मैंने सीधे शुआनजी पर एक तीर छोड़ दिया। धड़ाम, एक भारी धमाके के साथ शुआनजी का बढ़ा हुआ हाथ बीच हवा में रुक गया। उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। वो हंसते हुए बोला, अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है तो बूढ़ा मैं थोड़ा निराश हो जाऊंगा। मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैं अपनी असली ताकत नहीं दिखाऊंगा तो ये बूढ़ा मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने अब और छिपाने का इरादा छोड़ दिया। अगले ही पल मेरे शरीर के भीतर से एक भारी सोल पावर की गूंज उठी। आंखों के सामने ही तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही क्षणों में वे मेरी कमर तक पहुंच गए। मेरे पूरे शरीर से अथाह काली सोल पावर फूट पड़ी। वो चारों ओर फैलकर घने काले धुएं में बदल गई। आसपास की हवा बेकाबू होकर गरजने लगी। मेरी बैंगनी आंखें सीधे शुआनजी पर टिकी हुई थीं। हालांकि मेरी सोल पावर अभी भी केवल लेवल 46 सोल एंसेस्टर की थी, लेकिन उस पल जो आभा मेरे शरीर से निकल रही थी वो एक उच्च स्तर के सोल एम्परर से भी कम नहीं थी। निंग टियान और व्यू फेंग पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। उन्हें पहले से पता था
कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। उधर शुआनजी के चेहरे की मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में पहली बार गंभीरता दिखाई दी। बिना एक शब्द बोले मैंने अपना हाथ उठाया और सीधे उसकी ओर इशारा किया। फिर मैंने धीमे स्वर में कहा, इस क्षण से मैं ही धनुष हूं, मैं ही तलवार हूं। मेरी नजर जहां तक पहुंचेगी वही मेरी मार की सीमा होगी। मेरे शब्द समाप्त होते ही मेरी उंगलियों के सामने आग का एक चमकता हुआ तीर प्रकट हो गया। उसमें से निकलती भयानक गर्मी के कारण आसपास की हवा तक लहराने लगी। शुआनजी का चेहरा गंभीर हो गया। उसके दिल में भारी हलचल मच चुकी थी। एक लेवल 98 सुपर डुलुओ होने के नाते खतरे को महसूस करने की उसकी क्षमता बेहद तीव्र थी। सामान्य परिस्थितियों में एक लेवल 46 सोल एंसेस्टर का हमला उसके लिए किसी मायने नहीं रखता, लेकिन अगले ही पल लाल अग्निबाण बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ा। शुआनजी की आंखें सिकुड़ गईं। उसके मन में तूफान उठ चुका था। वो अच्छी तरह समझ गया था कि यह हमला बिल्कुल साधारण नहीं है, लेकिन वो लेवल 98 सुपर डुलुओ था, पूरे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक। उसने ठंडी आवाज में कहा, छोटी सी चाल और मेरे सामने दिखावा। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बस अपना दायां हाथ उठाया। घनी धूसर सोल पावर उसकी हथेली पर इकट्ठी होने लगी और देखते ही देखते एक मजबूत रक्षा कवच बन गया। उसके विचार में इतनी सी रक्षा इस तीर को रोकने के लिए पूरी तरह पर्याप्त थी। अगले ही पल वो लाल अग्निबाण जोरदार धमाके के साथ सीधे शुआनजी की सोल पावर शील्ड से टकराया। धड़ाम! भयानक विस्फोट के साथ लपटें चारों ओर फैल गईं। जलती हुई आग उसकी हथेली से होती हुई पूरे हाथ पर फैलने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर तेज लाल लपटों से घिर गया। आग लगातार उसकी सोल पावर शील्ड को जलाती रही। दूर खड़ी निंग टियान और वू फेंग की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उनके शरीर डर और हैरानी से जड़ हो गए। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, एक 4 सोल रिंग वाला सोल एंसेस्टर वास्तव में एक टाइटल डुलियो को घायल कर सकता है। अगले ही पल उसके शरीर से समुद्र जैसी विशाल सोल पावर फूट पड़ी। भयंकर शक्ति ने चारों ओर तूफान खड़ा कर दिया। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ उसके हाथ पर लगी आग बिखर गई, लेकिन उसकी हथेली पर एक काला जला हुआ आर पार घाव साफ दिखाई दे रहा था। आग की बची हुई गर्मी अब भी उसकी सोल पावर को लगातार झुलसा रही थी, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि मैंने फिर से अपना हाथ उठा दिया। इस बार चारों ओर का तापमान अचानक गिरने लगा। हवा में घना सफेद कोहरा फैल गया। भीषण ठंड ने आसपास की हवा तक को जमा दिया। बर्फ की तीर मेरी उंगलियों के सामने आकार लेने लगी। उस तीर से निकलती ठंडी आभा मानो हर चीज को जमा देना चाहती हो। मैंने बिना एक पल रुके सीधे शुआनजी की ओर तीर छोड़ दिया। स्विश! बर्फ का तीर बिजली की गति से उसके शरीर तक पहुंच गया। धड़ाम! भयंकर ठंडी शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। क्षण भर में उसकी सोल पावर तक जमने लगी। कड़क 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 बर्फ की परतें। कुछ ही सांसों में पूरा शुआनजी एक विशाल बर्फ की मूर्ति में बदल चुका था। बर्फ की उस परत के भीतर शुआनजी की चेतना पूरी तरह जाग रही थी, लेकिन उसके मन में भयंकर तूफान उठ चुका था। अल्टीमेट आइस! इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल अल्टीमेट आइस एट्रीब्यूट! कुछ ही क्षण पहले मेरे शरीर से निकली काली शक्ति अल्टीमेट डार्कनेस थी। उससे पहले आग का तीर लगभग अल्टीमेट फायर के स्तर तक पहुंच चुका था। बाहर खड़ी निंग टियान और वू फेंग पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। दोनों की आंखें पूरी तरह फैल चुकी थीं। वे बस बर्फ में जमे हुए शुआनजी को देखती रह गईं। उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उधर बर्फ के भीतर कैद शुआनजी की आंखों में मौजूद हैरानी, उसके शरीर के भीतर असीमित सोल पावर पागलों की तरह उमड़ने लगी। भयानक ऊर्जा ने पूरे शरीर में जोरदार विस्फोट कर दिया। धड़ाम! जमी हुई मोटी बर्फ टुकड़ों में टूटकर चारों ओर बिखर गई। अनगिनत बर्फ के कण हवा में उड़ने लगे। शुआनजी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने शरीर पर जमी बची हुई ठंड को सोल पावर से पूरी तरह मिटा दिया, लेकिन उसकी हथेली पर मौजूद आग से जला हुआ काला घाव अब भी साफ दिखाई दे रहा था। उसकी नजर फिर से मुझ पर टिक गई। इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा हल्कापन बिल्कुल नहीं था। वो मुझे ध्यान से देखते हुए मन ही मन बोला, एक ही शरीर में अल्टीमेट डार्कनेस, अल्टीमेट आइस और लगभग अल्टीमेट फायर, ऐसी प्रतिभा मैंने आज तक कभी नहीं देखी। उसने मन ही मन निर्णय ले लिया, इतना अद्भुत प्रतिभाशाली लड़का किसी भी हाल में बाहर नहीं रहना चाहिए। जेंग टियान एकेडमी उसके लिए बहुत छोटी जगह है, वहां उसकी प्रतिभा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। जैसे ही शुआनजी आगे बढ़ने वाला था, अचानक रात की खामोशी को चीरती हुई एक बूढ़ी और गंभीर आवाज गूंज उठी। बस बहुत हुआ शुआनजी! यह आवाज सुनते ही मैं समझ गया था कि आने वाला कौन है। म्यूएन! इस समय म्यूएन ने पहले मेरी ओर गहरी नजर से देखा, फिर उसने शुआनजी की तरफ मुड़कर कड़े स्वर में कहा, शुआनजाई, तुम एक सुपर डुलियो हो और फिर भी सिर्फ 14 साल के एक बच्चे के साथ सचमुच लड़ने लगे। शुआनजी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका चेहरा बार बार बदल रहा था। आखिरकार उसने अपने मन का सारा गुस्सा दबा लिया, सिर झुका लिया और एक शब्द भी नहीं बोला। पूरी गली का माहौल बेहद भारी हो गया। म्यूएन ने शांत नजर से सिर झुकाए खड़े शुआनजी की ओर देखा। कुछ क्षण बाद उन्होंने उसे और कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी ओर मोड़ा। शाम की ठंडी हवा धीरे धीरे हमारे कपड़ों को छू रही थी। मैं श्रेक एकेडमी के सबसे बड़े व्यक्ति के सामने भी बिल्कुल शांत खड़ा था। मेरे चेहरे पर न घबराहट थी और न ही डर। म्यूएन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
बच्चे, अभी जो कुछ हुआ उसके लिए सचमुच मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने बिना भाव बदले कहा, माफी की जरूरत नहीं है। अगर आज रात मैं सचमुच यहीं मर भी जाता तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ तय करती है। म्यूहन ने मेरी बात सुनकर संतोष से सिर हिलाया, फिर शांत स्वर में बोले, सच कहूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में तुम्हारी सोच इतनी परिपक्व होगी। मैं मन ही मन बेहद असहज हो गया। मैं श्रेक एकेडमी के इन बूढ़ों से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था। उन्होंने औपचारिक बातें छोड़ दी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सीधे कहा, बच्चे, मैं साफ साफ बात करता हूं, तुम्हारे पास अल्टीमेट डार्कनेस एट्रीब्यूट है। ऐसी मार्शल सोल पूरे महाद्वीप में बेहद दुर्लभ है। अगर तुम श्रेक एकेडमी छोड़कर बाहर चले गए और दूसरे सोल मास्टर्स को तुम्हारी मार्शल सोल का पता चल गया तो वे बिना कुछ सोचे तुम्हें ईवल सोल मास्टर घोषित कर देंगे। उस समय पूरा सोल मास्टर वर्ल्ड तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा और तुम्हारे लिए कहीं भी छिपने की जगह नहीं बचेगी।